सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। ओके। हाँ जी, अरुणाचल जी के है, बिल्कुल है हमारे पास। इसको अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे। बाकी पीडीएफ ना हमने तो फ्री में डाल रखी है। जो हमारा ऐप है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है एक्चुअली ऐप में, वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो तब तक के लिए जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, ठीक है, वो टेंशन ना लें। ऐप पे जब तक भी अभी काम चल रहा है, तब तक क्लासेस आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, उससे आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। अ, कल तक मोस्ट प्रोबेबली आपका ऐप का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, जो भी हमारे बाकी स्टूडेंट हैं, अ, हाँ, अरुणाचल जीके के बारे में बता रहा था। बाकी जो हमारा ऐप है ना, उसमें जैसे 3 बार्स बने हैं, उसमें एक ऑप्शन मिलता है फ्री स्टडी मटेरियल, तो उसमें हमने अरुणाचल जीके अपलोड कर रखा है, ठीक है। जुमके सोरा जी, बिल्कुल फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करके आइए, रिकॉर्ड भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो हैप्पी मोपिन फेस्टिवल आपको, ठीक है, आप सबको। ये भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना भी एक्चुअली सिग्निफाई करता है हमारे कल्चर को। सबसे बेहतरीन लोग वही होते हैं जो अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो अपने कल्चर से जरूर जुड़े रहिए, अपने फेस्टिवल्स जरूर सेलिब्रेट करिए, ठीक है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऑल राइट सर। ठीक है, तो हमें आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा है 75 क्वेश्चन हम कर चुके थे। उसके आगे बढ़ेंगे, बट उससे आगे बढ़ें तो सर पहले कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना याद हुआ है हमें, मतलब कुछ जा रहा है दिमाग में कि नहीं जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। इंडिया वॉन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 फॉर द डैश टाइम। मतलब अभी रिसेंटली क्या हुआ, हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, तो कौन सी बार जीता है ये? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, कौन सी बार जीता है? हाँ जी सर। तो कौन सी बार जीता है? पांचवी बार जीता है, बढ़िया, पांचवी बार जीता है। कल एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, विच एजेंसी लॉन्च द डार्काथॉन फॉर साइबर एक्सपर्ट्स, बताइए सर। किस एजेंसी ने डार्काथॉन लॉन्च किया साइबर एक्सपर्ट्स के लिए? सर्टिन, सीडेक, एनसीबी या आईआईटी दिल्ली? हाँ जी सर, बताइए। एनसीबी, बढ़िया, करेक्ट आंसर इज एनसीबी। कल हमने थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में भी देखा था। 3 लेयर्स बोली थी, एक पब्लिक इंटरनेट जो सबको अवेलेबल है, डीप वेब जो सरकार की कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, और एक डार्क नेट जो बिल्कुल एनक्रिप्टेड है, जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता। इसको यूज करने के लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, अलग इसके लिए अलग सर्च इंजन बने हुए हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप इसको डार्क नेट को एक्सेस कर पाओगे। चलिए सर, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 72 था। तो 75 तक हमारी जानकारी हो गई थी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का पहला सवाल। विच क्लब बिकेम द 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस बाय डिफीटिंग ब्राजीलियन क्लब पाल्मीरास? फुटबॉल का सवाल, स्पोर्ट्स का सवाल, ये तो सर बनता है, ये जवाब देना तो बनता है, इसको नहीं छोड़ने का है।
हाँ जी सर। चेल्सी, पक्का? बढ़िया, करेक्ट आंसर इज चेल्सी। अच्छा, चेल्सी बोलते हैं क्या? और कुछ प्रोनाउंसिएशन तो नहीं है? तो इंग्लिश क्लब, उसने ब्राजीलियन क्लब पल्मीरास को डिफीट कर दिया। बढ़िया सर। हुआ कहाँ था ये इवेंट? अबू धाबी, जायद स्टेडियम अबू धाबी में हुआ था। ऑलराइट सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस? इंडिया में यूपीआई यूज होता है, ठीक है। फेडरल बैंक भी इसकी तारीफ करता है। जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूएसए का फेडरल बैंक है, वो भी तारीफ करते हैं कि इंडिया ने बेहतरीन सिस्टम बनाया है यूपीआई। तो वो पूछ रहे हैं ये यूपीआई अडॉप्ट करने वाला। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब एज ए कंट्री इंडिया हम चाह रहे हैं कि हमारी ये जो टेक्नोलॉजी है यूपीआई वाली, ये पूरी दुनिया में फैले और भी लोग इसको अडॉप्ट करें, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उसमें भी हमें आसानी हो। जो हमारे लोग हैं, जो हमारे देश के लोग दूसरे कंट्री में बैठे, वो वहां से अगर कुछ पैसा भेजना चाहते हैं, रेमिटेंसेस वगैरह भेजना चाहते हैं, तो उनको भी आसानी हो जाए अगर यूपीआई और भी कंट्रीज में काम करने लगे। तो हमने सबसे पहली शुरुआत कहाँ से करी? अपने पड़ोसियों से। हमने उनको समझाया, देखो इसमें ये फायदा है, ये फायदा है। तो वो पूछ रहे हैं पहली कंट्री कौन सी बन गई यूपीआई को अडॉप्ट करने वाली? देखो हाल फिलहाल में नेपाल ने भी किया है, भूटान ने भी किया है, ठीक है। बट आपको ज्यादातर जो आंसर मिलेगा नेपाल। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ भूटान को, भूटान को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको कई ऐसे चैनल्स मिलेंगे जहां पर उन्होंने लिखा है नेपाल फर्स्ट कंट्री बना है, कहीं पर लिखा है भूटान फर्स्ट कंट्री मिला है, लिखा मिलेगा। ठीक है, तो मैंने तो नेपाल मेंशन कर दिया है। बट अगर वैसे मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में नेपाल या भूटान में से एक आएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में नेपाल या भूटान में से एक आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नेपाल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूटान भी। मैं दोनों को ही अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ आपको जो साइट्स है, मतलब कुछ न्यूज चैनल्स उन्होंने नेपाल दे रहे हैं, कुछ भूटान दे रहे हैं। चलिए सर, अब ये यूपीआई सिस्टम लेके कौन आया? तो ये बनाया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट प्लांट गोबर्धन इन विच सिटी? बताइए, एशिया का बिगेस्ट प्लांट है गोबर्धन, किस सिटी में इनॉग्रेट करा है प्रधानमंत्री ने? हाँ, रिसेंट में भूटान भी था, इससे पहले नेपाल भी न्यूज में रहा है। ठीक है, तो दोनों ही कह सकते हैं। ओके सर, इंदौर पक्का? कौन से स्टेट में इंदौर? तो बिगेस्ट गोबर प्लांट हमने कहाँ लगाया है? सॉरी, गोबर्धन प्लांट इंदौर में। इसका पर्पस क्या है? गोबर्धन प्लांट काम क्या करेगा? गोबर्धन प्लांट का काम होगा कि जो वेट ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो एक्सक्रीटा है, उसको क्या करेगा? सीएनजी प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपोस्ट प्रोड्यूस करेगा, जो कि आप वापस से कहाँ यूज कर सकते हो? एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे आप क्या बना रहे हो सर? सीएनजी बना लोगे और ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना लोगे। तो ये पर्पज है। किसने इम्प्लीमेंट करा है इसको? इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने इसको इम्प्लीमेंट करा। और ये एक एजेंसी है किसकी? इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। ठीक है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ये कह सकते हैं आप एजेंसी है।
पर्पस हमारा यही है कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करा जाए, ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड की जाए, और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा, फर्टिलाइजर के तौर पे ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिल जाएगा। तो इसमें केमिकल्स कम होंगे जो नुकसान कम पहुंचाएंगे फसल को। तो यानी एक तरफ तो आप ग्रीन एनर्जी को भी प्रोमोट कर रहे हो, ठीक है। इसके दो फायदे हैं, गोवर्धन प्लांट के दो फायदे हमें दिख गए, एक तो ग्रीन एग्रीकल्चर भी प्रमोट हो रहा है, प्लस साथ ही साथ एक और फायदा है, सॉरी, एक तो हो गया ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी मिलेगी, और दूसरा क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा सर हमें क्या दिख रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी हमें इससे होता दिख रहा है। ऑलराइट सर, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, 22 interoperable criminal justice system project is the initiative of which ministry? 22 interoperable criminal justice system, इंटरऑपरेबल का मतलब क्या है? इंटरऑपरेबल कोई भी चीज तब होती है जब मान लो जैसे आप हो, ठीक है, आप ऐसे इंसान हो जो मतलब किसी भी शहर में रह सकता है, दिल्ली हो, मुंबई हो, ठीक है, कोई भी शहर हो, एक्स वाई जेड कोई भी शहर हो, कोई पर्सन हर कहीं वो फिजिबल है, हर कहीं सेट हो जाता है। तो हर कहीं आप ऑपरेट कर सकते हो, हर कहीं आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या हो गए, आप हो गए इंटर ऑपरेबल, मतलब वो ऐसी चीज जो हर जगह अवेलेबल हो जाए, अगर हर जगह काम कर जाए तो वो क्या कहलाएगी, इंटर ऑपरेबिलिटी। चलिए, तो यहाँ पे सर मतलब हमने वर्ड देख लिया सर, जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस। तो क्रिमिनल जस्टिस से हमें एक तो वो वेब सीरीज याद आ गई, दूसरा हमें जस्टिस जस्टिस मैच करता दिखा, हियर वी हैव जस्टिस, हियर वी हैव जस्टिस, तो हमने आंसर लगा दिया ए। भैया इतना भी आसान नहीं होता हमेशा सवाल, ठीक है। करेक्ट आंसर इज होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वाली जो बात है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नहीं कर रहा है, ये कौन कर रहा है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री कर रही है। देखो पर्पस क्या है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका काम क्या है। देखो ऐसा होता है कि जैसे जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, मान लो कोर्ट्स के पास है, पुलिस के पास है, फिर वही जेल्स में ट्रांसफर की जाती है, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में ट्रांसफर की जाती है। तो होता क्या है, एक जगह से दूसरी जगह आपको जानकारी चाहिए, तो बार बार आप दूसरे को बोल रहे हो मेरे को ये जानकारी भेजो, कोर्ट से आप कह रहे हो कि पुलिस कह रही है कोर्ट से मेरे को ये जानकारी भेजो। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में बड़ी तकलीफ होती है, कभी कोर्ट को पुलिस को जानकारी देनी है, कभी जेल को जानकारी देनी है, कभी फॉरेंसिक लैब को जानकारी देनी है। तो इनके आपस में कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ है। ये जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो इन सभी के काम है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, मान लो कोई क्रिमिनल है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करेगी पुलिस, तो वो जानकारी किसके पास है, पुलिस के पास है। अब उसको जेल में रखा जाएगा, तो जेल में रखा जाएगा तो जेल वालों को भी उसकी क्रिमिनल की जानकारी देनी पड़ेगी, उसका केस कोर्ट में चलेगा तो कोर्ट को भी जानकारी देनी पड़ेगी। एविडेंसेस क्या थे जिनके बेसिस पे उसको जेल मिली, तो वो फॉरेंसिक लैब के पास जानकारी होगी। तो इंफॉर्मेशन क्या है, एक ही इंफॉर्मेशन सबके काम की है। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्लाउड बना देंगे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना देंगे, जहां से कोर्ट्स हो, पुलिस हो, जेल हो, फॉरेंसिक लैब हो, ये सब वहां एक जगह से आपका इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। तो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू इनेबल seamless transfer of data and information among different pillars of the criminal justice system. Is that clear or not? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ये क्लियर होना जरूरी है क्योंकि इसमें सभी के आंसर गलत आए थे ना भैया। गलती करो, बिल्कुल करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलती ना करो, लेकिन गलती से सीख भी लेना है। मतलब ये नहीं कि फिर एग्जाम में भी आप जस्टिस इज इक्वल टू जस्टिस तो आंसर लगा दो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। अब एक बार हमने समझ लिया, गलती होना मतलब जेन्युइन था, हर कोई यही तुक्का लगाएगा अगर नहीं पता है तो। बट हमारा पर्पज क्या है, अगर गलती कर भी दिए तो उससे सीखना है, इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करो, गलत हो जाए नो टेंशन, जो गलतियां करनी यही कर लो, ताकि एग्जाम में अगर ये सब चीजें आए ना तो बस फिर तो बनना चाहिए सवाल।
फिर तो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए सर, इसी के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। एक गीको डिस्कवर हुआ है। गीको सर बहुत ही, क्या होता है गीको? गीको क्या होता है? बैंटोइड गीको डिस्कवर हुआ है मेघालय में। उसका इंग्लिश नेम पूछ रहा है। गीको क्या होता है, कोई जानता है? हाँ जी सर, बताइए इसका आंसर, इंग्लिश नेम पूछ रहा है उसका। बहुत बढ़िया, इट इज अ टाइप ऑफ लिजर्ड। ठीक है, एक छिपकली होती है ये। herpetologist जो होते हैं, उन्होंने एक नई स्पीसीज ढूंढी है, बेंटोइड गीको। तो कहाँ, मेघालय की बात है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है इंडियन आर्मीज बेंटोइड गीको। इंडियन आर्मीज बेंटोइड गीको। ऑलराइट सर। अच्छा, मेघालय में 3 हिल्स बहुत फेमस है, कोई नाम बता सकता है? मेघालय में 3 हिल्स बहुत फेमस है। देखें कितना याद है। धोखा हो गया सर, फिर से धोखा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, धोखा कर लो, गलती कर लो, आप लोग जो करना है कर लो, बस यही कर लो, सारी खिचड़ी यहीं पका लो, ताकि एग्जाम में बिल्कुल क्लियर पास होके निकलो। तो क्लियर मतलब कह के निकलो कि अब की तो, अब की बार अपनी सीट पक्की है। बढ़िया, गारो खासी जैंतिया। ठीक है, 3 हिल्स बहुत फेमस हैं, गारो, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, ये आती रहती हैं एग्जाम में। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, क्योंकि इस साल 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारी आजादी को। तो एक इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री ने मतलब बोला है इसको करो। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? लाभार्थियों से रूबरू। इसको, ये उर्दू का वर्ड है। लाभा मतलब उर्दू और हिंदी को मिला दिया प्रधानमंत्री ने। लाभार्थी हिंदी में हो गया, रूबरू उर्दू में हो गया, तो थोड़ा सा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन देखते हैं। लाभार्थियों मतलब बेनिफिशरीज। ठीक है, बेनिफिशरीज। और रूबरू मतलब इंटरेक्शन। हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं, मतलब हम आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वही मैं कहता हूँ, जो भी रूबरू करो ग्रुप पे, पेज, पेज पे। ठीक है, तो जो बेनिफिशरीज है, सरकार ने कई सारी स्कीम्स चलाई हैं गरीबों के लिए फॉर देयर वेलफेयर। ठीक है, तो उनके साथ एक इंटरेक्शन रखो आप, उनसे बात करो, स्कीम लेके उन्हें कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोली गई हैं। प्रधान को मतलब कौन सी ये मिनिस्ट्री ये सारा काम कर रही है? तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री ने ऐसा करने को कहा है, लेकिन ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? सर पिछली बार ना यही गड़बड़ हुई थी, पिछली बार वो जस्टिस इज इक्वल टू जस्टिस होके ना गड़बड़ हो गया था, तो आंसर निकला होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो इस बार भी अपन होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ही लगा देते हैं। ठीक है, रिस्क कम लेते हुए हमने आंसर लगा दिया होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। अरे भाई, होम अफेयर्स ये सब काम क्यों करेगी, उनको क्या मतलब? वो उनका मेन काम है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, होम अफेयर्स का जो मेन काम क्या है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है। मतलब होम अफेयर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब घर का सारा घरेलू काम सब यही करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी है होम अफेयर्स का मतलब, आप देख लो, सेंट्रल पुलिस सर्विसेज सब इनके अंडर में, आर्म पुलिस सर्विसेज सब इनके अंडर में। ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में, तो ये सब किसके अंडर में? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में। अब वो ये वेलफेयर स्कीम्स में नहीं काम करते हैं, ठीक है, उनको इतना वेलफेयर स्कीम वाला उनका टाइम नहीं रहता है। तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री तो नहीं बनना चाहिए था आंसर में।
वेलफेयर स्कीम सब इनमें से देख लो, डिफेंस को भी मत लगा देना, वेलफेयर स्कीम का मेन प्राइमरी काम नहीं है इनका। प्राइमरी काम वेलफेयर होम अफेयर्स का भी नहीं है, डिफेंस का भी नहीं है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी तो अपना अलग ही डायरेक्शन में चलता है। अब इनका ये तो नहीं है ना कि घर घर हम 100 वॉट की बिजली बांट के आ जाएंगे, तो डायरेक्टली इनका भी नहीं है। तो डायरेक्ट अगर देखो, बेनिफिशियरी का काम इन्हीं का दिख रहा है भाई, घर देना, घर की साफ सफाई करवाना, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग करना, तो सब किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। और यहाँ पे मैंने क्या कहा, जो भी वेलफेयर स्कीम सरकार ने चलाई है उनके बेनिफिशियरीज की बात हो रही है, तो इस तरह से कॉमन सेंस लगा के आप देख सकते हो। तो ये किस मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। चीजों को रटना नहीं है, फील करना है कि अगर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कर रहा है तो यही क्यों कर रहा है सर, होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि होम मिनिस्ट्री का प्राइमरी काम है ही नहीं है। अब वहां से पता चल रहा है एक सर खतरनाक सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है सर, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री तक पहुंचानी है, पता चला होम मिनिस्ट्री बिजी है, मतलब इंटरेक्शन करने में। तो हर किसी का एक काम है ना देश में, वो हमने बांट रखा है, इसी को हम पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए सर, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली नोटिफाइड द ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पॉलिसी? बताइए। हाँ जी सर, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली नोटिफाइड द ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पॉलिसी? ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पॉलिसी। बताइए सर। अब क्या लगता है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पॉलिसी मतलब एक तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी है ये, ठीक है। बट एनर्जी है, क्लीन एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। ये कौन सी टाइप की एनर्जी, ग्रीन एनर्जी कह लो या क्लीन एनर्जी कह लो, तो इसकी बात हो रही है क्लीन एनर्जी की। तो क्या लगता है कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी? तो थोड़ा इसमें अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लो, तो सर ना दो मिनिस्ट्री बहुत पोटेंशियल लगती है। एनर्जी, एनर्जी बोले तो पावर, यस और नो? तो या तो सर मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो सकती है, या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं पता है, तब भी आप इतना आइडिया लगा सकते हो कि या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। इसके होने के इसके होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो एटलीस्ट अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे, तो पहले चार में से अगर आप तुक्का लगाते, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी थी 25%। प्रोबेबिलिटी ऐसी तो निकालते हैं, एक ऑप्शन सही करते आप, चार ऑप्शन अवेलेबल थे, और 100 मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, तो कितना, 25%। अब लेकिन अगर आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो ऑप्शन तो एक ही ठीक होगा, बट आपके पास अवेलेबल अब कितने हैं, दो। तो दो अवेलेबल हैं, तो यानी ये कितना हो गया, 50%। तो इसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शंस एलिमिनेट करने वाली टेक्निक पे हमेशा ध्यान देना, ये बहुत हेल्प करेगी आपको पेपर में। चलिए, तो करेक्ट आंसर वैसे देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देखो, हाइड्रोजन हो या अमोनिया हो, ये हमारे फ्यूचर फ्यूल्स हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स जो अभी हम यूज करते हैं, कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, इनको ये रिप्लेस करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन सब फ्यूल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, जिनको हम कह रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया। ये बनता कैसे है सर, ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया? वाटर सुनिए, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, मतलब इसमें आप क्या यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में तो किसी तरह का एमिशन नहीं हो रहा ना, इलेक्ट्रिसिटी तो कैसी है, क्लीन है, यस और नो? इलेक्ट्रिसिटी तो सर क्लीन एनर्जी में आती है। तो आपने इलेक्ट्रोलिसिस करा,
हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन सर अलग हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है ना, रिन्यूएबल एनर्जी से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है वो क्या कहलाएगा सर? ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से आपने इसको प्रोड्यूस करा है हाइड्रोजन को, क्लीन एनर्जी से आप इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब इसका कलर हरा होता है सर, ग्रीन हाइड्रोजन मतलब हरा कलर का होता है सर, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मतलब वो किससे प्रोड्यूस हुआ है? क्लीन एनर्जी से। इसी तरह से ग्रीन अमोनिया क्या होता है? देखो अमोनिया तो वैसे भी कई तरह से बनता रहता है, जैसे वेस्ट आप छोड़ दो उससे भी डिकम्पोजिशन से अमोनिया गैस निकल आएगी। लेकिन अगर आपने मान लो ग्रीन हाइड्रोजन यूज किया और उसको नाइट्रोजन से मिक्स किया, तो उससे अगर आपने अमोनिया गैस बनाई, ठीक है, अगर अमोनिया गैस बनाने में आपने ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया, तो जो अमोनिया प्रोड्यूस होगी वो भी कौन सी अमोनिया होगी? ग्रीन अमोनिया होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है कि नहीं है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। सीधी सी बात है, जो गैस क्लीन एनर्जी से बने वो ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, तो इनका कंसेप्ट बेसिक क्लियर रखना, ये क्लीन एनर्जी से बन रहे हैं। ओके सर। अरे सो गए क्या सब? ऑलराइट सर। तो सर एक क्वेश्चन और अपन निपटा दिए। देखो क्वेश्चन में ये नहीं है कि अपने को टारगेट ये नहीं कि आज इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लेने हैं, आज अपने को ये इतना खत्म कर देना, खत्म करके छोड़ देना है। ठीक है, ये अपना टारगेट नहीं है। अपना टारगेट सिंपल है भैया, अपना टारगेट सिंपल ये है कि कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है। ठीक है, अपने को कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी। ताकि मतलब चीजें अगर सुनो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल मतलब हाँ ऐसा कुछ होता है कि हाँ किताब में पढ़ा था एक बार फिर से जाके जाके रट लेता हूँ। क्योंकि आपको एग्जाम में चाहिए अवेयरनेस। आप जो जीके का कंपटीशन देने जा रहे हो ना, वो बेसिकली सारा खेल अवेयरनेस का है। हम ये तो कहते हैं कि सर आज के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रैंडम हो गए, बट एक्चुअल में वो क्या हो गए? मोर स्पेसिफिक टू अवेयरनेस चले गए। तो वो कुछ भी पूछ लेते हैं आपकी अवेयरनेस के नाम पे। तो जितना आप चीजों को वाइडली देखोगे, ये सारी चीजें अगर बर्डन बना के आप सोचोगे कि मैं रटने के पर्पज से इसको पढ़ूं, तो बड़ी दिक्कत होगी। समझने की कोशिश करिए चीजों को, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। करंट अफेयर्स में इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, और क्वेश्चन में जो भी उससे रिलेटेड बातें हैं उसको डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी एक अवेयरनेस बढ़े, रैंडमनेस जो है वो खत्म हो, एक ब्रॉड आपका व्यू डेवलप हो जाएगा ना, तो आपके क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बाकी क्वेश्चन आपको 1000 भी करा दिए जाए, गारंटी नहीं है कि उन 1000 में से फंस जाएगा कुछ। 10,000 भी कोई करा देना तो भी गारंटी नहीं है कि एग्जाम आपसे बन ही जाएगा। बट हाँ, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस के साथ, अवेयरनेस के साथ एग्जाम में उतरेंगे तो डेफिनेटली वो चीज आपको हेल्प करेगी। ऑल राइट सर, तो इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। विच स्टेट हैज अनाउंस February 15 टू बी कमेमोरेटेड एज शहीद दिवस? February 15 को सर हमने डिसाइड किया हम शहीद दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट मनाने की सोच रहा है February 15? सर एक तो सर March 23 तो हमें याद है, भगत सिंह वाला। ये February 15 को ऐसा क्या हुआ था सर? हाँ जी सर, आंसर दीजिए।
आंसर नहीं आया अभी तक। ओके, मिलो का आंसर आया है बिहार। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर दीजिए सर। ओके सर। शहीद दिवस सर, आजकल पंजाब में ज्यादा देशभक्ति चल रही है तो पंजाब लगा देते हैं ऑप्शन। सर यूपी कैसे पीछे रह सकता है। चलिए तो अब आंसर डिस्कस करते हैं। भैया करेक्ट आंसर इज बिहार। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बिहार। ये क्या सर, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो बिहार के जो सीएम साहब हैं उन्होंने डिक्लेयर करा है 15 फरवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे क्या, शहीद दिवस। देखो ये शहीद दिवस सेलिब्रेट करने के पीछे एक स्टोरी है 15 फरवरी की। 1932 में 15 फरवरी को क्या हुआ था, कुछ यंग फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब कुछ नौजवान लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि तारापुर नाम की एक जगह है, ठीक है, वहां बिहार में एक जगह है तारापुर, वहां पे हम क्या होस्ट करेंगे, इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, भारत का फ्लैग हमें वहां पे लगा देना है जाके। 1932 की ये कहानी चल रही है। ठीक है, तो पुलिस को पता था कि हाँ ये लोग ऐसा करना चाहते हैं, तो कई सारे ऑफिसर थे वो वहां पे मौके पे मौजूद थे। तो करीब 4,000 लोगों की भीड़ ने पुलिस पे पत्थरबाजी करना शुरू कर दी। तो एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर को चोट लग गई। अब जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को चोट लगी, फिर पुलिस ने रेस्पॉन्ड किया। फिर उन्होंने क्या करा, इनडिस्क्रिमिनेट फायर शुरू कर दी, धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। 75 राउंड फायर किए गए। 34 बॉडीज एट द स्पॉट वर डेड। ठीक है, हालांकि 34 का कहा जाता है, बट माना जाता है कि इससे भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी इस केस में। तो ऐसे कई हिंदुस्तान में इतिहास है। ठीक है, जैसे एक तो जलियांवाला बाग तो हम जानते ही हैं, बट इसके अलावा भी हिंदुस्तान में कई इस तरह के इवेंट्स हुए हैं, कई इस तरह के मैसेकर्स हुए हैं, जहां पर लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवाई हैं। तो तारापुर का जो केस था वो भी इसी तरह का एक केस है। तो उन्हीं जो 34 फ्रीडम फाइटर्स की जिनकी लिस्ट कही जाती है, उन्हीं की याद में बिहार सरकार ने कहा कि भाई ये तो हमारे प्रदेश के लोग थे, तो इनकी याद में हम क्या करेंगे, 15 फरवरी को सेलिब्रेट करेंगे एज ए शहीद दिवस। खैर वो बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शहीद हुए थे, तो पूरे देश को ही मनाना चाहिए। अब लेकिन एकदम से ये फ्रीडम फाइटर्स को क्या जज्बा सूझा कि मतलब ऐसा करते हैं। देखो 1932 का इवेंट है, ठीक है, भगत सिंह एक बात कह के गए थे कि आप इंसान को मार दोगे, सोच को कैसे मारोगे। एक भगत सिंह तो चलो फांसी चढ़ा दोगे, लेकिन मेरे जैसे लाखों खड़े हो जाएंगे, उनका क्या करोगे। तो ये वो बात ऑलरेडी बोल के गए थे, वही हुआ। भगत सिंह के जाने के बाद लोगों में एकदम से जो एंगर था और ज्यादा तेजी से बढ़ा। भगत सिंह वॉज फ्रॉम पंजाब, बट एंगर आप देखो कहाँ आ रहा है, बिहार, मतलब बिल्कुल देश के इस कोने से इस कोने तक का सफर। ठीक है, अब बिहार में जो 23 मार्च 1931 में हैंगिंग हुई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, तो उसने एक मतलब बहुत ही ज्यादा देश के लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया था, अंग्रेजों के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो बस यही गुस्सा था जो वो यूथ यहाँ पर निकालने गए थे, जहां पर फिर इस तरह की फायरिंग हुई और उनको मार दिया गया। ठीक है, तो एक इवेंट है, इसको थोड़ा फील करें, थोड़ा अगर हम महसूस करें तो हमें रियलाइज होगा कि जो फ्रीडम, द फ्रीडम वी आर एंजॉइंग, ये मतलब प्राइसलेस है, इसका कोई दाम नहीं है। लोग कहते हैं बहुत ही महंगा दाम है, मैं कहता हूँ उसका कोई दाम ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम हमें भी इस फ्रीडम को, मतलब पर्पस तो हमारा भी यही होना चाहिए कि इस फ्रीडम को हम बेटर तरीके से यूटिलाइज करें अपने कंट्री के लिए, अपने इंडिविजुअलिटी को और बेटर से बेटर करने की कोशिश करें। ऑलराइट सर, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। इंडियन नेवी recently successfully test fired the BrahMos supersonic cruise missile from which naval ship। देखो पिछली कुछ क्लासेस में हमने इस पे बहुत डिस्कशन किया है, क्रूज मिसाइल कौन सी है, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। क्रूज मिसाइल जिसको एक टारगेट फिक्स होता है वो वहीं जाके गिरती है। ठीक है, बैलिस्टिक तो अंधाधुंध बस चल जाती है कि हाँ उनको इतना होता है इतने एरिया में कहीं भी गिरा दो।
है ना, उनको मतलब इतने एरिया में कहीं भी गिरा दो। बट क्रूज मिसाइल उसका फिक्स हो गया कि भाई इस टारगेट पे जाना है, तो मतलब इसी टारगेट पे जाना है। तो अभी इंडियन नेवी ने टेस्ट फायर करी है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक मतलब स्पीड जो होगी उसकी साउंड की स्पीड से ज्यादा होगी। तो कौन से नेवल शिप से टेस्ट करी है, ये क्वेश्चन है। शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं हम, लेकिन ये बिहार स्पेसिफिक है, ठीक है। जो 15 फरवरी ये बोल रहे हैं, ये बिहार में बोल रहे हैं। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर तो सिर्फ बिहार की बात करेंगे ना। जो 23 मार्च है वो तो एज ए पूरे नेशन, पूरी कंट्री में हम मनाते हैं। बट जो 15 फरवरी है वो स्पेसिफिकली बिहार के लिए है। जैसे विमेन्स डे है, एक तो इंटरनेशनल विमेन्स डे तो होता ही होता है, बट हम अपनी कंट्री में भी तो नेशनल विमेन्स डे मनाते हैं। तो वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, इसका आंसर दीजिए। बहुत सही। इसका आंसर है सर आईएनएस विशाखापट्टनम, ठीक है। Recently, an extended range C-to-C variant of the BrahMos supersonic cruise missile was test fired from a stealth guided missile destroyer INS विशाखापट्टनम। देखो डेस्ट्रॉयर वर्ड आ गया, ये हमने पढ़ा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर डेस्ट्रॉयर क्या होते हैं पिछली पीडीएफ में। अब ब्रह्मोस मिसाइल देखो, एक क्या है, ये कोलैबोरेशन है। जैसे एक होती है बराक मिसाइल, वो इंडिया और इसराइल की कोलैबोरेशन पे बन रही है। इसी तरह से एक मिसाइल है ब्रह्मोस, तो इसमें किस किस का कोलैबोरेशन है, इंडिया और रशिया का। तो नाम भी ऐसे ही पड़ा है। ब्रह्मोस में देखो, ब्रह्मपुत्रा हो गया इंडिया की रिवर, और मॉस्कवा हो गई रशिया की रिवर, इन दोनों को मिला दो तो क्या बन गया, ब्रह्मोस। तो इंडिया की तरफ से तो डीआरडीओ शामिल रहता है, रशिया की तरफ से एनपीओएम शामिल रहता है, ठीक है। तो ये क्या है सर, एक सुपरसोनिक मिसाइल है, वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। चलिए सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। सर ये अपना सवाल आया। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड विच 36th एनिवर्सरी ऑफ इट्स स्टेटहुड डे व्हेन अरुणाचल प्रदेश बिकेम फुल फ्लैजेड स्टेट। बताइए सर। ये विच वर्ड नहीं आएगा, रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड 36th एनिवर्सरी ऑफ इट्स स्टेटहुड डे। तो अब ये पूछ रहा है व्हेन अरुणाचल प्रदेश बिकेम फुल फ्लैजेड स्टेट। इसमें मुझे सबका आंसर चाहिए, A to Z, A to Z सबका आंसर चाहिए। हाँ जी सर। हाँ, हमारा अरुणाचल बिल्कुल। फरवरी थी तो अरुणाचल को तो न्यूज में रखना ही था। तो इट इज 20 फरवरी 1987, ठीक है। 20 फरवरी 1987। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 55th अमेंडमेंट करा हमने, ठीक है। अरुणाचल को बना दिया 24th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन ऑन 20 फरवरी 1987। इस तरह के भी अरुणाचल के एग्जाम से में क्वेश्चन आते रहते हैं कि जब अरुणाचल बना था तो कौन से नंबर का स्टेट था। इट वाज 24th स्टेट। तो 1972 तक की तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो अरुणाचल को हम क्या कहते थे सर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे। और 1972 में जाके, इंदिरा गांधी के टेन्योर में जाके, 28 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश को हमने क्या बनाया, यूनियन टेरिटरी बनाया। और तब अरुणाचल प्रदेश का नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। और स्टेटहुड कब मिला, 1986। तो दो डेट्स इंपॉर्टेंट है अरुणाचल की हिस्ट्री में।
20 जनवरी 1972, जिस दिन अरुणाचल प्रदेश एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना। और एक डेट इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी 1987। ठीक है, इस दिन अरुणाचल फुल स्टेट बना। ठीक है, अभी भी सेलिब्रेट करते हैं हम। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन तो हमें पता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बाकी स्टेट्स की भी पता होनी चाहिए कि इधर ये अरुणाचल है, उसके नीचे आ गया नागालैंड, फिर मणिपुर, देन मिजोरम, और ये हो गया सर इधर त्रिपुरा, और ये हो गया मेघालय, और ये बड़ा सा जो हो गया ये हो गया आसाम। देखो, इसको समझाने के लिए मैं हमेशा ऐसा समझाता हूँ कि अगर ये सीक्वेंस याद रखनी है कि अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो इसको ऐसे याद रखो, अरुणा मामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अरुणा मामी ऐसे करके याद रखो, अरुणाचल, नागालैंड। ठीक है, क्या हो गया, अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। इसको मैं ऐसे भी समझाता हूँ कि मान लो ये आपका हाथ है। ठीक है, ये हाथ है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट और है अपना भाई, सिक्किम। ठीक है, इस हाथ में ये मान लो सिक्किम है, इस हाथ में ये जो अंगूठा है ये हो गया सिक्किम। सबसे इधर ऊपर अरुणा मामी लगाओ, ये हो गया अरुणाचल, ये नागालैंड। ठीक है, ये मणिपुर, ये मिजोरम। अरुणा मामी लग गया, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हाथ नहीं आ रहा है, एक मिनट। ये देखो ऐसे, अब आ रहा है, तो अब आ रहा है। देखो देखो, एक मिनट। हाँ, ये ऐसे देखो। ठीक है, ये हो गया अरुणाचल, ये सिक्किम, ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणा मामी, ये बीच में बीच वाला जो हिस्सा है, ये पाम वाला हिस्सा, इसको क्या मान लो, इसको मान लो आसाम। आसाम में छोटा सा बना दो मेघालय। और ये मान लो ये ऋतिक रोशन का हाथ है। ठीक है, तो ऋतिक रोशन का अगर हाथ होगा तो एक उंगली और आ गई, वो त्रिपुरा हो गया। ठीक है, तो ऐसे पूरा एक कॉम्बिनेशन बना सकते। ऑल राइट सर, आ गया कि नहीं आ गया, सेवन सिस्टर्स। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोकेशंस क्लियर होनी चाहिए अपने को, कि मतलब बस समझ में नहीं आ रहा कि अरुणाचल के नीचे मणिपुर लगा दिए, कहाँ से बॉर्डर बनेगा, नागालैंड बॉर्डर है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इतना है कि अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेके होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई हाथ मान लो इसको, ये अंगूठा हो गया, सिक्किम, ये अरुणाचल, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, है ना, फिर गई उंगली लगा। ठीक है, फिर इसमें ये पाम वाला जो हिस्सा आसाम, इधर आ गया मेघालय, और मान लो ऋतिक रोशन का हाथ है, तो ये क्या हो गया सर, त्रिपुरा। अरु ना मा मी सिक्किम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। ठीक है, चलिए जी। तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन यू मस्ट रिवाइज द प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस रिवाइज करिए, ये पीडीएफ कंप्लीट होती है, आपके कोर्सेज और ऐप वगैरह सब जगह अपलोड हो जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया था कि अभी ऐप में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, हम लगे हुए हैं उसको रिजॉल्व करवाने में। उसको प्रोबेबली कल तक रिजॉल्व हो जाएगा, तब तक आपकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। अगर ऐप पर नहीं भी होंगी तो हम उसको किसी तरह से अरेंज करा के, जैसे यूट्यूब लिंक वगैरह भेज के हम उसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका रिवीजन करिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए, अभी आपका हेड कांस्टेबल ऑफ फॉरेस्टर में, ठीक है, फॉरेस्टर का एग्जाम आने वाला है। जब बिल्कुल एग्जाम क्लोज आ जाता है तो आपको पता है हम क्या करते हैं सर, एक मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो वो मैराथन डेफिनेटली होगी जब एग्जाम क्लोज आएगा। प्लस फॉरेस्टर के रिगार्डिंग वी आर गोइंग टू लॉन्च ए टेस्ट सीरीज, दोज हु आर विलिंग टू ज्वाइन मस्ट एंश्योर कि एटलीस्ट, अगर आपने कोर्स परचेज नहीं करा है, बट प्लीज टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। इसका प्राइस बहुत मिनिमम रखा जाएगा, ताकि
हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट फॉर एवरीवन, ठीक है। जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है उनको तो इंक्लूड मिलेगा, उनको कोई अलग से पे नहीं करना है, बट बाकी जो अदर स्टूडेंट्स है वो जरूर इंश्योर करिए कि वो टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, ठीक है। जरूरी है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, बाकी फॉरेस्टर के रिगार्डिंग हमारा कोर्स तो चल ही रहा है, ठीक है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सर, मिलते हैं फिर इन द नेक्स्ट क्लास। तो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।